ये चैप्टर में हमको दो संख्या पढ़नी होती है। वो दो संख्या क्या? परिमेय और अपरिमेय, है ना। परिमेय संख्या में तुमको एग्जाम्पल के तौर पर सवाल पूछेगा परिमेय संख्या, समझा। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय के बारे में अगर पूछे, परिमेय क्या है? ऐसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके। भिन्न के रूप में क्या? पी बट्टे क्यू, एक्स बट्टे वाई, अंश बट्टे हर, क्या मेनली यही रूप था ना। इस रूप में लिखा जा सके जिसका रूट निकले, जिसका क्या हो? रूट निकले, है ना। इसका वर्गमूल आराम से हो जाए। दूसरा बात, जिसका पावर माइनस में नहीं है ना। मान के चलो एक्स का पावर n है, क्या है? n है। n जो होगा हमेशा क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। जब प्राकृतिक संख्या है तो परिमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्या नहीं है पावर, तो परिमेय संख्या नहीं है। बात समझ में आ गया? तो परिमेय संख्या होने का ये कंडीशन है, ठीक। अपरिमेय संख्या क्या होता है? मतलब कि जो परिमेय नहीं है उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसमें पहली बात तो अपरिमेय संख्या जो है उसे पी बट्टे क्यू के रूप में लिखना इतना आसान नहीं होता है, उसे लिखा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, इसका जो है वर्ग जो रूट होता है, वर्गमूल, ये नहीं निकलता है, समझा। और इसमें जो कोई भी संख्या का पावर रहता है, वो पावर तुमको माइनस में रहेगा, दशमलव में रहेगा, रूट में रहेगा, पावर क्या भिन्न में रहेगा। तो ये सब क्या संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय बात समझ में आ गया ना। ये दो चीजें, ठीक। तीसरी बात, इसमें क्या होता है इस चैप्टर में हमको सीखना पड़ता है क्या? भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में सीख जाओ। अभाज्य संख्या, अभाज्य जो संख्या होता है वो कितना होता है? अभाज्य संख्या देखो ऐसी संख्या जिनके केवल दो ही फैक्टर हो। केवल कितना फैक्टर हो? दो फैक्टर हो, है ना। उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। दो है, इसका सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक है, एक दो है। तीन है, इसका भी दो ही फैक्टर है, एक है, दूसरा दो है। चार जो है इसका देखना भी तीन फैक्टर है, दो है, एक है और खुद चार है, इसीलिए चार अभाज्य संख्या नहीं है। पाँच आएगा, छः भी नहीं आएगा, सात आएगा, नौ नहीं आएगा, आठ नहीं आएगा, 11 आएगा, यहाँ 13 आएगा। ऐसे करते करते जो है ना, एक से लेकर के 100 के बीच में 25, कितनी? 25 अभाज्य संख्या है। कितनी अभाज्य संख्या है? 25 अभाज्य संख्या है, ठीक। उसी प्रकार 1 से लेकर के 50 तक के बीच में 15, कितना है? 15 अभाज्य संख्या है। कितना अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्या। और 50 से लेकर के 100 के बीच में कितना बच गया? घटाएगा तो 10 अभाज्य संख्या है, ठीक। इस प्रकार से अभाज्य संख्या है ना। और उसके बाद हमको इसमें क्या सीखना पड़ता है? नोट भी करेगा? हाँ, नहीं करेगा नोट तो मिटाते जाते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में हमको सीखने के लिए मिलता है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूडी ऐसे विभाजन एल्गोरिथम, यूडीए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसमें क्या सीखना पड़ता है हमको? सवाल इसी को बनेगा। इसमें सीखना पड़ता है क्या? इसमें एक सूत्र है क्या? पता है क्या है? ए बराबर जो होता है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। अगर इसे हिंदी में हम लोग समझे तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है? भाज्य को। किसको? भाज्य को। तो हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ जो होता है वो शेषफल होता है। कितने को रिप्रेजेंट करता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। ये चीजें याद रहेगी, सवाल यही सूत्र में बनता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। और भी है चैप्टर में कुछ। और तुमको ये भी पूछ सकता है, यहाँ जो है ये भाज्य भाजक है, समझा। भाजक कभी भाज्य से बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा होगा नहीं, अगर ऐसे में रहेगा तो बड़ा नहीं रहेगा। ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर पूरे डिपेंड करता है। ये वाला नहीं पूछेगा, लेकिन ये वाला पूछेगा जो ये है शेषफल,
शेषफल जो है हमेशा छोटा होगा किसका, भाजक। भाजक। अगर शेषफल बड़ा रहेगा भाजक से तो नहीं। फिर भी कटेगा, हाँ। है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर जो है बी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, आर से। समझा, क्या होगा, आर से होगा कि नहीं होगा, बड़ा जी। हमेशा बड़ा होगा आर से। समझा, या ये जो है जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है ना। कौन, रिमाइंडर जो है ये जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है। ये चीजें हैं, बात समझ में आ गई ना। चैप्टर और कुछ नहीं था, यही था ना। एक भाज्य संख्या होता है, क्या होता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में देखो, ये हमको भाज्य संख्या अगर मान के लो भाज्य संख्या के बारे में जाए तो भाज्य संख्या वो संख्या होती है ना, जिसका कितने फैक्टर हो, 3 फैक्टर हो। कम से कम कितने हो, 3 फैक्टर हो। 3 फैक्टर जिसका रहता है उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। क्या होती है, 4 ऐसी संख्या जिसका 3 फैक्टर है। करके देखें, क्या ये 4 हो गया, दूसरा क्या हो गया, 2 हो गया, तीसरा क्या हो गया, 1 हो गया। 1 2 4 3 फैक्टर। 5 नहीं है भाज्य संख्या, 5 कैसे नहीं है, 5 का 2 ही फैक्टर है। एक 5 है खुद, एक है। 6 होगा, 6 होगा, ठीक। 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 होगा भाज्य संख्या, 8 भी नहीं होगा। 8 नहीं होगा, कैसे हो जाएगा, 8 का फैक्टर देखेगा अभी तुम, 4 आया ना, 2 आया, खुद 8 आया, 1 आया, तो 4 फैक्टर आ गया ना। हमको कितने चाहिए, सिर्फ 3। तो 8 इस प्रकार से नहीं है, 9 हो जाएगा। क्या, 9 3 1, समझा। 10 भी हो जाएगा, 10 5 नहीं, 10 भी नहीं होगा, 10 5 2 1, 4 फैक्टर आ गया। तो भाज्य संख्या समझ में आ गया ना, जिसके कितने फैक्टर हो, 3 फैक्टर। कम से कम कितना हो, 3। मैक्सिमम भी 3 रहेगा, कम से कम भी 3 रहेगा, यही रहेगा, ठीक। इसके बाद इस चैप्टर में अगर बात करें आगे, अगर देखो यही चैप्टर का पार्ट है, क्या, पावर का जुटना और घटना। पावर का जुटना और घटना। मान के चलो क्या कि n का जो a का पावर है n, क्या है, a का पावर n गुना है b का पावर भी n है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर क्या होगा, हाँ? बिल्कुल भी नहीं, ये समान है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, जुटेगा क्या, तो गुना में तो ए बी का पावर n हो जाएगा। इस प्रकार इसको लिखेगा, ठीक, ऐसे पोस्ट में, समझा। अगर पावर बेस सेम हो, क्या हो, बेस सेम हो, ए गुना ए, इसका पावर m, इसका पावर n, अब क्या होगा, ए के पावर m प्लस n। अगर मान के चलो यहीं पर रहेगा भागा ए का पावर m, जो डिवाइड है ए का पावर n, हम लिखेंगे क्या, ए के पावर m माइनस n। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार अगर यहीं पर भाग रहता दिया हो, इसको हम बट्टे में लिखते हैं। अगर मान के चलो ए का पावर n, भागा जो है b का पावर n, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको इस तरह से लिखते हैं a अपॉन b का पावर n। बात समझ में आ गया। और इसी में अगर आगे जाए तो परिमेय संख्या गुणनफल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, परिमेय। मान के चलो ये हो गया ना, मान के चलो सवाल पूछ दिया तुमको कि 2 परिमेय संख्या गुणनफल क्या हो सकता है, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। 2 परिमेय संख्या, √4 भी परिमेय संख्या है और √9 भी परिमेय संख्या है। इसका गुणनफल क्या होगा, ठीक, इसको गुना करो, कितना हो गया बच्चों को, 36। ये भी इसका वर्गमूल निकल जाएगा ना, 6 परिमेय संख्या है। क्या आया, परिमेय संख्या। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक तो √4 ही ले लेते हैं, दूसरा जो है रूट क्या ले लें, 16 ले लेते हैं। दोनों के बाद तो 16 ही आता है ना।
पूर्ण वर्ग इसी का होता है ना। इसका करो तो 16 चौके 64, रूट में 64 आया 8, यानी दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय। क्या होता है? परिमेय होता है, इसको याद रखना। दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? हमेशा परिमेय होता है। ये हो गया। अब ये गुणनफल पे बात था। अगर यही परिमेय संख्या का जोड़ कर ले, क्या करे? जोड़। देखो योग, अगर इसी पर हम लोग योग कर ले तो दो परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है? देखो तो इसको जोड़ो तो 9 4 13, इसको जोड़ो तो 20। ठीक। तो योग जो है, योग हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय। परिमेय आएगा? हाँ, नहीं आएगा परिमेय। परिमेय एक बार ला के देखते हैं, फिर भी और कोशिश कर लेते हैं। ये दोनों है ना, ये दोनों है ना, इसको जोड़ो तो यानी √9 प्लस √16 आ गया क्या? √25। परिमेय आ गया। ये क्या आ गया? परिमेय आ गया ना। यानी हम कह सकते हैं क्या? दो परिमेय संख्या का योग जो है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों है ना, दोनों हो सकता है। यह बात कर सकते हैं जब योग पर बात आएगा तब। ठीक। अंतर में भी हो सकता है, अंतर में भी यही बात है ना। अब यही चीज जो है योग और किसमें? योग और अंतर में सेम चीज फॉलो होता है। योग और अंतर में अंतर, दो परिमेय संख्याओं का योग और अंतर कभी परिमेय होगा, कभी अपरिमेय होगा। ये तो परिमेय के बारे में हो गया टोटल जानकारी, समझा? हाँ। अब हम लोग आते हैं अपरिमेय संख्या पर। देखो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो सकता है? एक अपरिमेय संख्या √3 है, दूसरा अपरिमेय संख्या √2 है। गुना करेंगे क्या आएगा? √5। ये भी तो अपरिमेय ही है ना। चलो कोई बड़ा ले लेते हैं, 6 आएगा, जोड़ दिए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ले लो √5 ले लो, गुना √8 लेगा, 6 ले लो। 6 भी तो अपरिमेय संख्या ही है ना, परिमेय ना है। 6 5 30, क्या होता है? 30। अभी तक दो एग्जांपल लेने के बाद भी क्या आ रहा है? अपरिमेय ही आ रहा है। यानी क्या कह सकते हैं हम लोग? ऊपर से भी कर लो, गुना 5 के 15 और आइए 3 गुना 6 गुना 12 हो रहा है। 3 गुना 3 करेंगे है ना, √3 गुना √3 करने पर √9 इसका ये तो आ गया परिमेय, है ना। ये जो तुम किया है समान हो गया ना, समान हो गया ना। तुमको वहां सवाल रहेगा क्रमिक, दो क्रमिक है ना, या दो लगातार, दो क्रमिक या दो लगातार अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? तो तुमको परिमेय तो कभी वहां आएगा नहीं, अपरिमेय ही आएगा हमेशा। जब कहेगा दो समान, दो समान, दो समान के बाद ना कर रहा है, दो समान में देखो ना √2 भी ले लो, ले लो। क्या आया? √4 आया ना। जब दो समान अपरिमेय संख्या का गुणनफल आएगा तो वो परिमेय होगा, समझा? वैसे सिर्फ जो वैसे क्रमिक के बारे में पूछेगा तो क्रमिक दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। बात समझ में आ गया? हाँ? समान रहेगा तो परिमेय आएगा, समान नहीं रहेगा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। बात समझा? अब ये तो गुणा था, अब योग करके इसका देख लेते हैं। ठीक, योग में देखते हैं क्या होता है। इसी का योग कर लेते हैं, योग करके देखो। इसका योग जो होगा √5 आएगा अपरिमेय, इसका जो योग होगा √11 आएगा, इसका जो होगा √6 आएगा, इसका जो योग होगा √4 आएगा। मतलब कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का, दो समान अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? अपरिमेय होता है, होता है ना। या फिर दो समान, अच्छा √3 ले लो, √3 प्लस √3 छो आ रहा ना, तो नहीं हो रहा है, समझा? ये हमेशा जो है ना सिर्फ दो के कंडीशन में ही आएगा। क्या? दो कुछ कंडीशन में आएगा। मतलब कह सकते हैं क्या कि दो अपरिमेय संख्या का योग जो है वो कभी परिमेय होता है, कभी अपरिमेय होता है ना। लेकिन योग तो पूछेगा नहीं,
नहीं पूछेगा योग, सिर्फ गुणनखंड ही पूछेगा, गुणनफल नहीं पूछेगा कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। हाँ, तीसरा बात क्या पूछ सकता है, आप बताते हैं उसको। तीसरा चीज इसमें क्या पूछ सकता है, तीसरा चीज जो पूछेगा तुमको वो क्या पूछेगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। बात समझ आया, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है ये तुमसे पूछ सकता है। तो परिमेय देख लो, एक संख्या रूट 4 क्या है, परिमेय है कि नहीं है। ये रूट 3 क्या है, अपरिमेय है। इसको गुना करेगा तो क्या आएगा, ये रूट 12 है ना। उसी प्रकार से ये रूट 4 है, ये रूट 5 है। ये परिमेय अपरिमेय है, 5 और 20। ये रूट 6 है कि नहीं। रूट 9 ले लो, 9 चौके 25। इसका मतलब क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो कभी परिमेय होता है, कभी अपरिमेय होता है। होता कि नहीं होता है। ये 36 आ गया ना, इसका 6 तो निकलेगा, परिमेय आ गया, ये आ गया ना। तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय, ये 3 कंडीशन तुमसे पूछ सकता है। परिमेय परिमेय गुणनफल, अपरिमेय अपरिमेय गुणनफल, परिमेय अपरिमेय का गुणनफल। बस समझ में आ गया, तीनों क्लियर है ना क्लियर। अब यही चैप्टर में आगे जो है तुमको पूछता है एलसीएम एससीएम। क्या पूछता है, एलसीएम एससीएम, है ना। दो संख्या दिया रहेगा, है ना। कहेगा एलसीएम इतना है तो एससीएम ज्ञात करो, या एलसीएम एससीएम दिया रहेगा, एक संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या कैसे ज्ञात करेगा। इसके लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र ये होता है, मान के लिए पहली संख्या है, क्या है, पहली संख्या है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एससीएम। अब तुम इससे 4 सूत्र निकाल सकते हो। अब हमको एलसीएम के बारे में पता नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है, एलसीएम के बारे में पता नहीं है। एससीएम के यहाँ सटा, यहाँ भागा लगा बन जाएगा। हाँ, मान के लिए थी एससीएम में पता नहीं, ये आ जाएगा एलसीएम में, आ जाएगा ना। मान के लो पहली संख्या पता नहीं है, पहली संख्या पता नहीं है, यहाँ पे एचसीएफ तो होगा ही, और बट्टे में पहली संख्या मतलब दूसरी संख्या पता नहीं है तो पहली संख्या बट्टे में। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से बन सकता है, किसी को दिक्कत इसमें नहीं। इस प्रकार इस चैप्टर का रिवीजन हो गया। और तो कुछ नहीं था चैप्टर में, यही था ना। इससे तुमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 5 सवाल के आसपास जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें। दूसरा चैप्टर हम लोग देखो, दूसरा चैप्टर हमको पढ़ना है क्या, बहुपद पढ़ना है, पोलिनोमियल्स के बारे में। ठीक, बहुपद, बहुपद में क्या क्या सूत्र हमको देखने को मिल सकता है। पहली बात तो हमको इसमें 3 प्रकार के बहुपद पढ़ना पड़ता है। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार का बहुपद क्या है। पहला जो बहुपद होता है क्या होता है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद होता है ना। रैखिक बहुपद का एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो √2x + 1 रैखिक बहुपदी है। क्या, 2x + 2 रैखिक बहुपदी है। मतलब जिसका घात 1 हो, जिसका घात क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद पूछते हैं। और ये तुमको जो है ना ऑब्जेक्टिव में भर भर के सवाल देगा इससे, निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है। बस समझ में आ गया ना। तुमको ये देखना, सिर्फ घात देखना है और कुछ नहीं देखना है। और 9th क्लास में पद वाला था, बहुपद जो था ना पद वाला था। ये द्विपदी बहुपद है, समझे। इसी में पद एक और बढ़ा देंगे तो त्रिपदी हो जाएगा। ये पद है, पहला पद दूसरा पद। तो तुम लोगों को पद से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुम लोग पूछेगा घात से क्वेश्चन, समझा। घात के आधार पर बहुपद को 4 भागों में 5 भी हम बना सकते हैं। क्या, मैक्सिमम तुम लोग किताब में 4 ही, 3 तक है, समझा। तो 3 तक ही पढ़ना है। इसके बाद होता है द्विघात बहुपद। द्विघाती या द्विघात, क्या घाती लिखता है, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद में वैसा बहुपद जिसका घात जो मैक्सिमम कितना हो, 2। ठीक, 2x² 2x² प्लस 4x प्लस 5, कुछ भी ले लो। क्या, इसका घात क्या है, देखो 2 क्या है, 2 है। इसे क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद।
और तुमको दोबारा सवाल ये पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ax square plus bx तो इसका व्यापक रूप याद रखना है। व्यापक जो रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है द्विघात। bx लिखिए सर ओ वाई लिख दिए हैं, ये तो समीकरण आ गया। बी एक्स प्लस सी, ये क्या हुआ? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये होता है तुम्हारा त्रिघात बहुपद का सूत्र। तुमको पूछ देगा सवाल में कि इनमें से कौन त्रिघात बहुपद नहीं है। तुमको पता कैसे चलेगा? हाँ? पता चलाने के लिए हम सिर्फ घात देखेंगे। क्या देखेंगे? घात देख के ही पता लगाएंगे कि बहुपद त्रिघात है कि नहीं है। मान के चलो कि सवाल तुम्हारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है √2x3। क्या यह त्रिघात बहुपद है? है। ये नहीं देखना है लंबा पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है, सिर्फ हमको घात देखना है। क्या देखना है? घात। क्या त्रिघात बहुपद है? हाँ है, बिल्कुल है। क्या है? ये बिल्कुल त्रिघात बहुपद है। ऐसा सवाल देख करके नहीं भक्चन हो जाना कहाँ पूरा एक पद लिखा है त्रिघात बहुपद है कि नहीं। इसमें पूछता क्या त्रिपदी क्या बहुपद है, तो तुम्हारा आंसर गलत होता है। त्रिपद है ही नहीं, इसमें सिर्फ एक पद है। सिर्फ क्या? एक पद ही है। तुमको घात के आधार पर पूछेगा, पद के आधार पर पूछेगा तो आराम से बना सकता है। ठीक, अब द्विघात बहुपद में जिसका शून्यक होता है कितने होता है? द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होता है? हाँ? क्या पंडित जी, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? कौन कौन? अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा और बीटा। कुछ भी बोलती है, यही चीज वहाँ ढूंढना। अल्फा प्लस बीटा। तुमको थोड़े बोल रहे हैं कि शून्यकों का योग क्या होता है, तब ना तुम अल्फा प्लस बीटा बोलेगी। हैं? द्विघात बहुपद में दो, मिटा दे इसको, कोई लिखेगा? नहीं। जिसको लिखना होगा ना तो साथ साथ लिखते जाना। ठीक, या तो मोबाइल में बनवे कर रहा अपना तो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के दो शून्यक, कितने शून्यक? दो शून्यक होते हैं। एक क्या होता है? अल्फा, दूसरा क्या होता है? बीटा, है ना? अल्फा बीटा। तुमसे सवाल ये पूछता है शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग यही दो शून्यक है ना। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ सकता है सवाल में, क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं क्या, -b/a। क्या देखते हैं? -b/a। अब -b कौन सा आया? तो इसका किसमें जाएगा? व्यापक रूप में जाओ, वहां से आ जाएगा माइनस। ठीक, तो सूत्र में ये माइनस है, अगर वहां भी माइनस रहा तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस। ये माइनस नहीं छोड़ोगे। बात समझ में आ गया? तो इसके बाद एक होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा। ये होता है c/a। क्या होता है? c/a। तो ये फॉर्मूला दो ठो है इस पे रिलेटेड, समझा, जो तुमको पूछ सकता है। ठीक, अब बात हम करें क्या कि तुमको अल्फा और बीटा यानी दो शून्यक तुमको दिया रहेगा, समझा। उससे कहेगा क्या कि द्विघात समीकरण क्या होगा। क्या द्विघात समीकरण निकालें? क्या करें? द्विघात समीकरण निकालें। बात समझ में आ गया? तो सिर्फ तुमको दो शून्यक, देखो दो शून्यक अल्फा और बीटा है, समझा। मान के चलो अल्फा दे दिया 2, बीटा दे दिया -4। बात समझ में आ गया ना? जब तुमको दो शून्यक मिलेगा उसको निकाल लेगा, उसको निकालने के लिए सूत्र आता है, समझा। कभी कभी सवाल में ऐसा पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 2, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 4,
तब उस कंडीशन में तुमको और वो हिसाब तो वो आधा सोल्व कर दिया है। बस समझ में आ गया। सिर्फ अकेला अकेला दिया रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा तुमको, अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा तुमको। बस समझ में आ गया ना, इसमें कंफ्यूजन आएगा कोई नहीं। इसका जो सूत्र होता है द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस या माइनस, हाँ देख रहा है कोई प्लस बोल रहा है कोई माइनस बोल रहा है, माइनस होगा, क्या यही कंफ्यूजन डालना, वहाँ आएगा आंसर नहीं है। माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, क्या होता है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात समीकरण क्या होता है, सूत्र। तुमको अल्फा बीटा दिया रहेगा, कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का ये सूत्र है, ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो द्विघात बहुपद नहीं ज्ञात कर पाओगे। बात समझ में आ गया। ये सूत्र तुमको हर हालत में याद होना चाहिए। ये द्विघात बहुपद से था, किसी को लिखना मेरी क्लास में गया। एक होता है त्रिघात बहुपद के बारे में पूछता है, ठीक। त्रिघात बहुपद के 3 शून्य होता है, कितने शून्य होता है, 3 शून्य होता है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक, अल्फा बीटा और गामा। तो इसमें भी होता है शून्यकों का योग, 3 सूत्र होता है। क्या होता है, 3 सूत्र होता है। 3 सूत्र में क्या क्या होता है, नंबर 1 पहला सूत्र क्या होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए। दूसरा सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। दूसरा सूत्र हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, डी बाय ए, माइनस लगा हुआ डी पे, माइनस डी बाय ए। तो ये 3 सूत्र होता है किसका, त्रिघात बहुपद। बात समझ में आ गया। त्रिघात बहुपद से अगर 3 शून्य दिया रहे, कहेगा त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, हम उस रोज बताएंगे तो थी क्लास में, जो सब नहीं थे गया वो सब उस रोज हम बताया है। कोई ने बताने वाला ये एरिया में साहब वो हम ही बताए थे कि कैसे ज्ञात करना है। बहुत लंबा ज्ञात वीडियो बना उसका है ना, बना था बनाए पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन वो सवाल हम बताए हुए हैं क्या जी। तो ये हो गया तुम्हारा बहुपद। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको समझने के लिए इसमें 2 ठो रैखिक समीकरण होता है। क्या होता है, 2 रैखिक समीकरण होता है। अगर इसका फॉर्मेट हम लोग देखें, बोर्ड पे ध्यान दो, अगर इसका फॉर्मेट हम लोग देखें तो पहला फॉर्मेट जो होता है इसका क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये तुमको एक समीकरण क्या हो गया, एक समीकरण, ठीक, इसका फॉर्मेट है। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है, दूसरा समीकरण का फॉर्मेट है। क्या है, दूसरा समीकरण का फॉर्मेट है। बात समझ में आ गया। अब इसी पर पूरे चीज डिपेंड है, कोई समीकरण का हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि बहुत अधिक निकलेगा, समझा। तो यही इसी का अनुपात पे डिपेंड करता है, यही दोनों समीकरण का अनुपात पे। बात समझ में आ गया। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन लिखते हैं, इसे अच्छा देखो। पहला कंडीशन हमारे पास है कि यदि a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 के नहीं है, बराबर इसके नहीं है, इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखा जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, रेखा प्रतिच्छेदी होता है, समझा, संगत है ना। और इसका जो हल निकलता है
केवल एक हल निकलता है, इसी को अद्वितीय बोलते हैं, है ना। केवल एक हल निकलता है, इसी को संगत भी बोलते हैं। समीकरण युग्म क्या बोलते हैं? संगत। क्या बोलते हैं? संगत। ये चीज ठीक, अभी तुम लोग शॉर्ट में इसको लिख लेना अगर नहीं किसी के पास लिखा हुआ है। ठीक, ये क्या है? ये जो है ना, अगर A1, अगर इसका रेशियो दोनों का A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, इस कंडीशन में ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, समझा। इसका जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा? एक दूसरे को काटेगा यानी प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है? इसका केवल एक ही हल निकलेगा और ये क्या होगा? इसका समीकरण युग्म संगत। क्या होगा? संगत। किसी को दिक्कत है ना। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि यदि A1/A2 हो जाए बराबर B1/B2 हो जाए, बराबर नहीं हो किसके? C1/C2 का, तो इस कंडीशन में ये रेखाएं जो होती है समांतर, क्या जाती है? समांतर हो जाती है। जब समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, है ना, कोई हल नहीं होगा। ठीक, और इसको और इस समीकरण युग्म क्या बोलते हैं? असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत बोलते हैं। ठीक, तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि यदि A1/A2 बराबर हो गया किसके? B1/B2 के, बराबर हो गया किसके? C1/C2 के, तब इस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं जो होती है संपाती हो जाती है। क्या जाती है? संपाती। यानी दोनों समीकरण जो है एक ही रेखा पर हो जाएगा, क्या बोलते हैं? संपाती। इसका क्या होगा? अनेक हल निकलेगा। क्या होगा? अनेक हल निकलेगा और इसे भी क्या बोलते हैं? संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगत। ठीक, अगर इसको लिखेगा तो यहाँ लिख लो प्रतिच्छेदी, ये समांतर, ये संपाती। संपाती। किसी को दिक्कत? मेनली रूप से हमको यही सीखना होता है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। ठीक, हो गया ये? लिखना है किसी को? नहीं लिखना तो मिटाते हैं। ठीक, वैसे वीडियोस लिख लेगा, तुम लोग देख लेना एक बार और जय पाते एग्जाम के रोज जो है ना, मैं तो वीडियो मैथ का रोज देख लेना। इसके बाद इसमें जो सवाल सॉल्व करना होता है तीन विधि से। कितने विधि से? तीन विधि से। पहला विधि हमारे पास क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल सकते हैं। दूसरे हमारा पास क्या होता है? विलोपन विधि। विलोपन विधि। ठीक, इस विधि से भी x और y का मान निकलता है। ठीक, तीसरा हमारे पास होता है वज्र गुणन विधि। कौन सा? वज्र गुणन विधि। इससे भी सवाल निकलता है। क्या इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं। इसका कोई फॉर्मूला है? नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला है। इसका क्या है? फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है? x बट्टे देखो 12 - 21। क्या? 12 - 21। अब 12 - 21 कैसे करेगा? स्टार्ट कहाँ से होता है? B1 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? B से। B1 हो गया, B के बाद क्या आएगा? C आएगा ना। क्या आएगा? क्या है कि B1 C2 ये होता है ना। B1 C2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? B2 C1। यहाँ माइनस लिखो, अब अच्छा जाएगा, बराबर। फिर से वही घटेगा, क्या? 12 21। 12 में घटाया किसको? 21। यहाँ पर किससे छूटा है? C से ना। अब ये C1 आएगा, C1 आएगा ना। C के बाद क्या आएगा? A आएगा। C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर होता है किसके? 1/, अब ये भी छूटा है ना, A1 B2 है ना। A1 B2 माइनस C2 B1। इसका याद रखने का यही तरीका है, समझा, कि 12 - 21 स्टार्ट होगा B से, समझा, खत्म भी होगा B पर। B1 से स्टार्ट होगा, खत्म भी कहाँ होगा? B1 पे होगा, समझा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक।
समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण। सबसे पहले बात इसमें सीखना क्या है, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। देखो इससे पहले वाला चैप्टर में दो चर वाला था, एक्स और वाई। इसमें दो चर नहीं होगा, सिर्फ एक ही चर होगा। बात समझ में आ गया? तो जिस तरह से द्विघात बहुपद को पढ़ रहा था ना, उसी प्रकार ये है, समझा? इसमें बराबर जीरो लग जाएगा, उसमें लगता नहीं था। ये होता था ना, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो लगा दिए। ये क्या हो गया, समीकरण बन गया। क्या बन गया? समीकरण। ठीक। अब द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र आता है। क्या आता है? सूत्र। वो सूत्र होता है क्या, बोलेगा कोई? माइनस बी माइनस डी प्लस माइनस रूट रूट अंडर अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a। 2a। समझा? अब इसके जगह पे तुम सिर्फ डी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डी। अगर इसको दूसरा भाषा में लिखें तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a है ना, बट्टे में 2a। 2a। यही चीज है, और तो कुछ नहीं चैप्टर में। क्या? ठीक। डी का फॉर्मूला तो यही आ गया ना, बी स्क्वायर सकता है। तो पूछ सकता है मूलों की प्रकृति। ऐसे लिखती है मूल, ऐसे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति में डी बराबर जब जीरो हो, डी बराबर क्या हो, जब जीरो हो, तब ये क्या होता है, मूल वास्तविक एवं समान। इसकी प्रकृति क्या होता है, मूल जो होगा क्या होगा, वास्तविक और समान। और क्या होगा, समान। ठीक। दूसरा क्या है, ये अगर पूछ दे, अगर दिया रहे क्या, डी बराबर नहीं मतलब डी बड़ा हो किससे, जीरो से, तब एक कंडीशन में क्या होता है, तो ये वास्तविक होगा और असमान। क्या होगा, वास्तविक तो होगा ही, वास्तविक होगा। इसके बाद क्या होगा, असमान या भिन्न बोल सकते हैं इसको, अलग हो सकता है। तीसरा क्या है, जब डी किससे, बड़ा जब डी जीरो से बड़ा हो जीरो, जब डी से बड़ा हो जीरो, तो इसका जो मूल होगा क्या होगा, काल्पनिक। क्या होगा, काल्पनिक। बात समझ में आ गया? जब ये बराबर हो गया ना, जीरो से बड़ा, जीरो इससे जब बड़ा हो जाएगा, तुमको ये नहीं निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ये, और ये निकलेगा तब तो तू सिर्फ यही लेकर के सवाल बन जाएगा। डिजिट हो गया। ठीक। ये था, और था इस सवालों का चैप्टर में। इसके बाद पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। तीन सूत्र है इसमें। पांचवा चैप्टर। ठीक। एपी क्या बोलते हैं, एपी। पहला सूत्र होता है इसमें क्या, सार्वंतर निकालने का। क्या होता है, सार्वंतर। डी निकालने का। कैसे निकलता है डी, A2 माइनस A1। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र क्या होता है इसमें, एनमा पद ज्ञात करने के लिए। कौन सा, एनमा पद यानी AN। लेंटर कोई डाल रहा है क्या, ये हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद पूछता है SN बराबर है ना, या इसको योग का सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योग। तो होता है ये क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है। ये तीन सूत्र जो है हमको एपी में देखने को मिलता है। ये तीनों सूत्र याद रखने हैं, नहीं रखेगा या तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक। इसके बाद हमारे पास क्या है, छठा अध्याप सूत्र नहीं है त्रिभुज में, एक भी सूत्र नहीं है त्रिभुज में।
सिर्फ उसमें थ्योरम हाँ, क्या परिमेय। थ्योरम। ठीक, थ्योरम को देखेंगे हम लोग अभी। ये पागल है। प्रमेय 6.1 क्या कहता है? कहता है यदि किसी त्रिभुज की क्या यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो जो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित होगी। क्या होगी? एक ही अनुपात में विभाजित होगी। ठीक, मान के चलो क्या कि वो त्रिभुज जो है हमारे पास नामकरण से कैसे करना है? ये है, ये बी है, ये सी। ठीक, अब इसमें कहता है क्या? एक भुजा समांतर खींचेंगे, ये भुजा समांतर खींच लेते हैं, दो अन्य भुजा के समांतर एक तीसरी भुजा जो खींचे हैं, इस बीसी के समांतर जो भुजा खींचे हैं, ये अन्य दो भुजाओं क्या करता है? प्रतिच्छेद। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। इसका नाम रख लो डी और ये टी। समझा? डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है। जब प्रतिच्छेद कर लेता है तो कहता है इन दोनों का अनुपात बराबर होगा किसके? इन दोनों के अनुपात के। तो कैसे इसको लिखेंगे? तो ए डी बट्टे आएगा बी डी बराबर क्या हो जाएगा? ए ई बट्टे में सी ई, है ना? तो मेनली यही है परिमेय 6.1। समझा? सवाल इस पर भी बनेगा, इस पर ही बनता है। क्या इसमें कहता है? क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना? एक त्रिभुज हमारे पास ये है ए बी सी। समझा? इसको एम मान लो। ठीक, दूसरा त्रिभुज हमारे पास जो है वो है पी क्यू आर। ठीक, लंब डाल लो, इसको एन मान लो। अब जो है इसका कहता है क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, समझा, इनके भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। यानी हम लोग देखेंगे क्या? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ये जो बराबर होगा किसके? ए बी का स्क्वायर बट्टे में क्या? पी क्यू का स्क्वायर। कहाँ पर ए बी है? देखो तो ये है ना, ए बी का स्क्वायर बट्टे में पी क्यू का स्क्वायर। यानी इस भुजा का अनुपात जो है इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा। समझा? उसी प्रकार नीचे वाला दिखेगा तो बी सी का स्क्वायर बट्टे में क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा किसके? ए सी का स्क्वायर बट्टे में पी आर का स्क्वायर। तो ये इसका अनुपात है, ये इससे बराबर होता है। बात समझा? और इसके बाद और एक परिमेय है, और एक परिमेय इसमें है क्या? तुमको जाकर के पाइथागोरस परिमेय क्या है? पाइथागोरस परिमेय में क्या है? इसमें देखो समकोण त्रिभुज पे बनता है। कौन से त्रिभुज पे? समकोण त्रिभुज पे। ये है ए, ये बी, ये सी। समझा? है नहीं, ये वो चैप्टर में। समझा? अब यहाँ जो है समकोण के सामने वाले भुजा को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। समझा? जिस पर आश्रित रहता है उसे आधार बोलते हैं, और ये जो लंब खड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। बस समझ में आ गया? लेकिन जब त्रिकोणमिति पढ़ेगा तो डायरेक्ट उल्टा मार देता है। समझा? जिसके साथ कोण बनेगा, न्यून कोण जिसके साथ बनेगा वो हो जाएगा किस पर? न्यून कोण के सामने वाले जो भुजा होगा वो बनेगा लंब। समझा? और 390 डिग्री सामने वाले कर्ण होगा ही, बाकी क्या बच जाएगा? आधार। समझा? अगर ई कोण के बारे में कहा रहेगा रियल होगा, ये होगा आधार, ये होगा लंब। बात समझ में आ गया? तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है?
कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर जो बराबर होता है AB का अन्य दो स्क्वायर भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर बराबर होता है, यानी AB का स्क्वायर प्लस में BC का BC का बीसी का स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक, ये है तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक हाँ। है।